नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास का पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। आइए उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो उस चैप्टर आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं कल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। चलिए, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन इन कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू टेल मी श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी आपको वो भी हाईलाइट करनी है। उसके अलावा एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है आपको ये भी एक्सप्लेन करना है इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड इन केस अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा हो, मिस हो गया हो, तो आप पहले प्रीवियस क्लास जाके देखिए, तभी आप आज की क्लास से रिलेट कर पाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जो हमारा सेशन था उसको एंड किया था बेल्जियम की प्रॉब्लम को जानने के साथ। बेल्जियम में हमने देखा था कि जो फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी ज़्यादा एजुकेटेड थी और ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस थी। इन प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पर पावर शेयरिंग की डिमांड आने लगी और इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने किस तरह से एड्रेस किया था वो हमने अभी देखना बाकी है। दैट विल सी आफ्टर केस ऑफ श्रीलंका। बट उन्होंने किस तरह से सारी की सारी चीज़ों को मैनेज किया था वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट पहले हम श्रीलंका की प्रॉब्लम्स को जानते हैं कि श्रीलंका का केस हम क्यों पढ़ रहे हैं आखिर। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी श्रीलंका में जिसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सिन्हला लोगों का जो परसेंटेज है श्रीलंका की पॉपुलेशन में, इट वॉज एट दैट टाइम 74%। उसके बाद जो श्रीलंकन तमिल्स थे दे वर 18%। उसमें से 5% जो थे इंडियन तमिल्स थे और जो 13% थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे। उसके अलावा वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले भी लोग थे। सिन्हला लोगों का जो ऑफिशियल रिलीजन था वो बुद्धिज़्म था, या फिर जो जो रिलीजन वो फॉलो करते थे वो बुद्धिज़्म रिलीजन था। एंड श्रीलंकन तमिल्स का जो रिलीजन था इट वाज हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए बिफोर बिगिनिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ श्रीलंका। तो आइए जानते हैं कि श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। दो, श्रीलंका में जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी मेजोरिटेरियनिज्म, जो कि सिन्हला कम्युनिटी ने फॉलो किया था। दे वांटेड टू स्टेब्लिश कंट्री जहाँ पर वो लोग मेजोरिटी में हैं और उसके थ्रू वो मेजोरिटेरियनिज्म लेकर आना चाह रहे थे। अब मेजोरिटेरियनिज्म मतलब होता क्या है, वो कम्युनिटी जो नंबर्स में ज़्यादा है, जो नंबर्स में स्ट्रॉन्ग है, वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहती है पूरी कंट्री के ऊपर, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब कि सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चले। दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सब्स्यूम करना चाहते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ चलेगा मेजोरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से मेजर्स लिए थे श्रीलंका में जिसकी वजह से वहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म आया था। तो 1956 में एक एक्ट आया था श्रीलंका में जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। यानी कि देयर विल बी अ लैंग्वेज विच विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका विच विल बी सिन्हला, और तमिल लैंग्वेज को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया उन्होंने। देन नेक्स्ट जो चीज़ थी, उन्होंने जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, वहाँ उन सभी ओपनिंग्स को प्रो सिन्हला रखा। यानी सिन्हला लोगों को प्रीफरेंस मिलेगी, तमिल लोगों के लिए अगर कुछ बच जाता है तो ही उनको सीट्स मिलेगी, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो होगी वो सिन्हला लोगों के लिए ही होगी। देन उन लोगों का जो रिलीजन था दैट इज़ बुद्धिज़्म, उन्होंने उस रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, उसको फोस्टर करने लगे वो लोग और उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलने लगा। और सिन्हला कम्युनिटी के रिलीजन के होने की वजह से इसको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा था, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा था पूरे श्रीलंका में। देन श्रीलंका में जो श्रीलंकन्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन तमिल्स थे, उन लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिले थे। उसके अलावा उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी कम था अगर हम वहाँ की पॉलिटी की बात करें तो अभी आप खुद ही सोचिए कि अगर एक ऐसे कंट्री जहाँ पर आप जनरेशन से रह रहे हैं और वहाँ पर बिकॉज ऑफ चेंज इन रिजीम, क्योंकि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से, तो उनके जाने के बाद यहाँ पर इतना कुछ चेंज आ गया। यानी कि सिन्हला कम्युनिटी जो है अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करना चाह रही है। तो अगर आप उनकी कंडीशन में होते, यानी कि आप भी मेजोरिटेरियनिज्म को फेस करते, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता उस रिगार्ड में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट तमिल लोगों ने भी मतलब कुछ डिमांड्स रखी थी सिन्हला लोगों के सामने ताकि इस मेजोरिटेरियनिज्म से वो डील कर पाएँ। पहले तो उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उनके बारे में जानते हैं एंड देन उन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या रहा वो भी जानते हैं।
तो तमिल की जो डिमांड थी वो क्या थी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, बिकॉज दे वर ऑल्सो हैविंग सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 18% के आसपास वो भी लोग भी थे। तो उनका ऐसा बोलना था कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो ना आप, अलॉन्ग विद सिन्हली लैंग्वेज। उसके अलावा उनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर वो लोग मेजोरिटी में थे। कौन से एरिया में मेजोरिटी में थे वो? श्रीलंका के नॉर्थ वाले पार्ट यहाँ पे, और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में जो सिन्हला कम्युनिटी थी ये मेजोरिटी में थी। तो इनका ऐसा बोलना था कि इस रीजन में उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिन्हला लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू तमिल्स चलनी चाहिए। उसके अलावा वो एजुकेशन में और पब्लिक सेक्टर जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे, बिकॉज जो सिन्हला लोगों का एक्ट था उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि इस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भले ही वो सिन्हला हो या तमिल हो। उसके अलावा पॉलिटिकल रिकग्निशन भी चाह रहे थे, बिकॉज उस एक्ट के थ्रू जो कि 1956 में पास हुआ था, उसकी थ्रू जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था सिन्हला कम्युनिटी का वो काफ़ी कम हो गया था। एंड तमिल पीपल वांटेड इक्वल सिटीजनशिप, मतलब इक्वल राइट्स वो लोग चाह रहे थे, और उनके कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी वो सिक्योर करना चाह रहे थे। उसके अलावा जब बात नहीं बनी, उन्होंने कंटिन्यूसली डिमांड करी कि हम लोगों की बात मान लो, कंटिन्यूस इंटीमेशन किया, मतलब कई बार उन्होंने सिन्हला लोगों को बोला कि आप लोग हमारी बातें मानो तो सही, बट उन लोगों ने बातें नहीं मानी। तो फाइनली उन लोगों ने एक डिमांड किया कि अभी हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, यानी कि हमको श्रीलंका से अलग करो, हमें नॉर्थ और ईस्टर्न वाले पार्ट को तमिल डिक्लेयर कर दो, और दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट वी वांट नाउ, ताकि हमारा रीजनल ऑटोनॉमी बने और हम हमारे हिसाब से सारे अफेयर्स को वहाँ पर मैनेज कर सकें। बट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस चीज़ से मना कर दिया, एंड दैट लेड टू सिविल वॉर इन 1980s। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स भी साथ में लगाने की कोशिश की है, जो कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चले थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 1980s में, और ये चला था 2009 तक, यानी कि अराउंड 30 साल, 29 ईयर्स के आसपास, 29-30 ईयर्स के आसपास ये जो वॉर था, सिविल वॉर मतलब होता क्या है? आइए सिविल वॉर का मतलब जानते हैं। तो सिविल वॉर का मतलब होता है जब एक कंट्री के लोग आपस में ही खुद से लड़ने लगे, यानी कि एक कंट्री के लोग, जो लोग हैं जैसे सिन्हला और तमिल्स, ये लोग जब आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से, उस कंडीशन को बोलते हैं सिविल वॉर। तो जो मेजोरिटेरियन मेजर लिए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से वहाँ पर एथनिक एलिनिएशन फील हुआ सिन्हला लोगों, तमिल लोगों को। एलिनिएशन मतलब एलियन यानी कि कहीं दूर दराज से आए हुए लोग, बट वो जनरेशन से वहाँ पे रह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ सिन्हला प्रीफरेंस पॉलिसी उन लोगों को अपनी ही कंट्री में एलियन की तरफ फील होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा उन लोगों ने ये भी देखा कि कितना सिस्टमेटिक वे में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितने सिस्टमेटिक वे में ये लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पर जो सिविल वॉर हुआ था वो, तो इट स्टार्टेड इन 1980s एंड इट एंडेड इन 2009। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप इन इमेजेस में कितना डेवास्टेटिंग वे में इतनी सारी डेड बॉडीज एक साथ जा रही है। सो दिस ऑल बिलोंग टू श्रीलंकन सिविल वॉर। तो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, अगर हम ब्रीफली बोलना चाहें तो सिन्हला लोगों का जो मेजोरिटेरियनिज्म था वो उसकी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई। और इन दिस स्पेन ऑफ अराउंड 29 ईयर्स सिन्हला जितना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो सकता था, जितना डेवलप हो सकता था, वो सारा डेवलपमेंट बाईपास हो गया किस साइड, सिविल वॉर के साइड, और वो लोग काफ़ी पीछे हो गए इन सारी चीज़ों की वजह से। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर वो पावर शेयरिंग वाले मॉडल को अडॉप्ट कर लेते तो हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट। तो भी पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम बेल्जियम का केस देखते हैं। बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम थी, जो कि फ्रेंच और जो डच लोग थे उनके बीच में थी, बट उन्होंने थोड़े अलग तरीके से डील किया अपनी प्रॉब्लम से। तो जानते हैं वो उन्होंने किस तरह से डील किया। उन लोगों ने सबसे पहले तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा सेंट्रल गवर्नमेंट में, भले वो डच कम्युनिटी हो या फिर फ्रेंच कम्युनिटी हो, दोनों कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इक्वल नंबर में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रेंच स्पीकर्स इक्वल नंबर में होंगे। उसके बाद जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ उनको कई सारी पावर्स दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से कई सारी पावर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। रीजनल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ वाले रीजन का नाम था फ्लेमिश और नीचे वाले रीजन का नाम था वेलोनिया, तो उन रीजन्स को काफ़ी सारा पावर दे दिया गया था। उसके अलावा दे स्टेब्लिश्ड सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, राइट। जो ब्रुसेल्स था वहाँ का कैपिटल, वहाँ पर फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी
उसमें उन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। एंड द लास्ट थिंग दैट इट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक काफ़ी अच्छा इनोवेशन था उन लोगों का। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने जो लोग थे यानी कि डच, फ्रेंच और जर्मन लोग, ये कहीं पे भी रह रहे हो पूरी कंट्री में, उन लोगों के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू कम्युनिटी गवर्नमेंट डील करेगी। यानी फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगी। कंट्री में वो कहीं पे भी रह रहे हो, भले ही डच लोग वेलोनिया रीजन में रह रहे हो या फिर फ्रेंच लोग फ्लेमिश रीजन में रह रहे हो, उनके जो मैटर है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट ही डील करेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी स्टेबिलिटी आई और इनके बीच में काफ़ी हार्मोनियस रिलेशन भी बने। अब 1960 से लेकर 1993 के बीच में बात करें तो वहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अराउंड 4 टाइम्स अमेंड किया था। और ये अमेंडमेंट किस लिए थे, ये अमेंडमेंट इसलिए थे ताकि वो जो भी डिफरेंसेस है उनको रूट आउट कर सके, उन सबको हटा सके। और उन सब जो अरेंजमेंट थे उन सब अमेंडमेंट्स में उन्होंने यही सारी चीज़ें की थी। तो इसके थ्रू हुआ क्या, तो इसके थ्रू उन्होंने सिविक कन्फ्लिक्ट जो इमर्ज हो करा सकता था जैसा श्रीलंका में हुआ, वैसा नहीं हुआ वहाँ पे। और उन्होंने अपनी कंट्री को भी काफ़ी अच्छे से डाइवर्स, जो उनकी कंट्रीज़ की डाइवर्सिटी है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका वाला मॉडल था, यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म को उन्होंने फॉलो किया जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ। ऑन दी अदर हैंड जो बेल्जियम वाला केस हमने देखा, बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम वाली जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पावर शेयरिंग वाले मॉडल को अडॉप्ट करते हुए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वल पावर शेयर किया, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो प्रॉब्लम इमर्ज होके नहीं आई। राइट। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ, अगर पावर शेयरिंग है तो उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में। वो क्या क्या अच्छा हो सकता है एंड वाई शुड वी, पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, हम का पावर डिवाइड करना क्यों चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है वो देखते हैं। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होने के दो रीजंस हैं। पहले रीजंस को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, दूसरे रीजंस को बोलते हैं मोरल रीजन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो पे अटेंशन हियर। तो प्रूडेंशियल रीजन यानी कि वो रीजन जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है, कुछ ना कुछ स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है और हमारे पास कुछ ना कुछ रियल लाइफ कनेक्शन उससे रिलेटेड अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हाँ, पावर शेयरिंग होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मोरल रीजन जो है ये कंसाइंस के ऊपर डील करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी कहीं पर है या फिर कहीं पर पावर शेयरिंग की बात हो रही है तो क्या क्या होना चाहिए। राइट। तो प्रूडेंशियल रीजन की बात करते हैं तो इससे जो कन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आ सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि बेल्जियम के केस में, वहाँ पर भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती थी, वायलेंस हो सकता था जैसा कि श्रीलंका में हुआ, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग मॉडल को फॉलो किया। उसके अलावा ये पॉलिटिकल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी लेकर आता है। जैसे कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर। वहाँ पर 1982 के आसपास, 1980s के आसपास सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर भी अनस्टेबल हो गया, वहाँ की इकोनॉमी भी अनस्टेबल हो गई और पूरी कंट्री फ्रेजाइल बन चुकी थी। बट बेल्जियम में ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि कितनी स्टेबल वे में उन्होंने सारे डिफरेंसेस को डील किया था। अभी देखिए, मेजोरिटी थोड़े टाइम तक तो मतलब इंजॉय कर सकती है। जैसे श्रीलंका के केस में सिन्हला कम्युनिटी ने थोड़े टाइम तक अपनी मेजोरिटी को बहुत इंजॉय किया होगा, बट लॉन्ग रन में वो पूरी कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा बन के हो सकता है। बट बेल्जियम में जैसे कि उन्होंने शुरू से ही पावर शेयरिंग मॉडल को अडॉप्ट करना चाहा एंड दैट्स वाई डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई जो कि सिन्हला और तमिल लोगों के बीच में हुई थी। एक और चीज़ जो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेजोरिटी की टायरनी है, टायरनी मतलब होता है अत्याचार, वो ओनली माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव नहीं होता है, लॉन्ग रन में वो मेजोरिटी ग्रुप को भी खा जाता है, जैसा कि श्रीलंका के केस में हुआ। थोड़े टाइम तक तो सिन्हा लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा अपना जो मेजोरिटेरियनिज्म है वो, बट लॉन्ग रन में वो उनके लिए भी बैकफायर कर गया। राइट। सो ये प्रूडेंशियल रीजन है जिसके लिए हमारे पास रीजन्स अवेलेबल है। नाउ मोरल रीजन जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारे कंसाइंस पे बेस्ड होते हैं दैट अगर कोई चीज़ है तो वो होना चाहिए, उस तरह से ये डील करते हैं। जैसे कि पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंस यानी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होना ही चाहिए बिकॉज डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल एंड पावर शेयरिंग नहीं होगा तो लोगों के पास राइट्स ही नहीं होंगे एंड दैट्स वाई पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके अलावा अगर हम एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो उसमें दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनके पास पावर होता है वो और जिसके ऊपर वो पावर इंजॉय करते हैं वो, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो
और जो सिटीजन्स हैं वो दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है पावर शेयरिंग का, राइट। उसके अलावा डेमोक्रेसी में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मैक्सिमम कंसल्टेशन होना चाहिए, लेजिटिमेट वे में सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। लेजिटिमेट मतलब कि अनसरेबल फॉर्म में जो भी एक्शन कोई गवर्नमेंट ले रही है उसका उनके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पावर शेयरिंग में ही पॉसिबल है, अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, राइट। So with this I want to conclude today's discussion, but before concluding I want to ask few questions to you people. आप लोगों को मुझे मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है वो ये है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, why power sharing is desirable. This is my first question to you people. The next question is, आपको जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है वो ये करना है कि व्हाट मेजोरिटेरियन मेजर्स डिड श्रीलंकन गवर्नमेंट टुक, व्हाट मेजोरिटेरियन मेजर्स डिड श्रीलंकन गवर्नमेंट टुक, टिक। देन क्वेश्चन 3 जो आपको बताना है कि हाउ अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाज इंश्योर्ड, राइट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को आपको अभी से मेंटेन रखना है ताकि एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर ना आए। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग नाम का चैप्टर बचा हुआ है, टॉपिक बचा हुआ है बस, एंड देन विल बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर एंड हम नेक्स्ट चैप्टर से हमारा स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास। अभी आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है जो मैंने लेक्चर के शुरू में पूछे थे वो, और इन क्वेश्चंस का आंसर भी, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप अटेंडिंग द क्लासेस।